तो वो इलाका जहां डाकुओं के लिए फेमस है, उस इलाके में पहला दरोगा सेलेक्ट हुआ। 2022 में एसएससी जीडी क्लियर हुआ, लेकिन हाइट थोड़ी सी छोटी होने की वजह से बाहर हो गए। यूपी लेखपाल 2022 में भी फाइनल आउट हो गए। उसके बाद बीएसएफ में सिपाही की नौकरी लगी 2023। इसी बीच यूपी कांस्टेबल 2024 में भी उनका सिलेक्शन हुआ। तो अब 2026 में तो मोदी जी के बराबर आ गए, तो 4 ही घंटे सोता था। अपने जीवन में मैंने एक ही मूवी देखी है सर अभी तक, और उस मूवी को देखने के बाद मैंने ये सोच लिया कि इससे अच्छी कोई मूवी हो नहीं सकती, मैं देखूंगा नहीं। बस अंतर सिर्फ इतना था, उनके पास एक गर्लफ्रेंड थी और मेरे पास, मैंने सर यही बताने की कोशिश की कई बार, इसी वजह से सर मेरा उससे रिश्ता खराब हो गया। इसी कुर्सी पे बैठना है और आपको आना है और आपको सिलेक्शन लेना है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है। मेरे दोस्तों, इरफान खान एक बहुत मशहूर एक्टर हुए। उनकी मृत्यु बहुत यंग एज में ही हो गई कैंसर की वजह से। जब वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तो उन्होंने एक बात कही कि आज मेरे शरीर का एक एक कतरा एक चीज महसूस कर रहा है कि जिंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी लाइन है जिसे अगर आप समझेंगे तो अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे कि हमें पता ही नहीं चलता कि सही रास्ता क्या है, और जब तक रास्ते का पता चलता है तब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा लौटने का वक्त ले लेता है, उसकी तैयारी का समय बीत जाता है। आज मैं एक ऐसे ही बच्चे से आपकी बात कराने जा रहा हूं। नाम है बच्चे का सुशील कुमार यादव। चंबल से आते हैं। आपने डाकुओं का नाम सुना होगा, बचपन में कहानियां सुनी होगी। तो वो इलाका जहां डाकुओं के लिए फेमस है, उस इलाके में पहला दरोगा सेलेक्ट हुआ और उस बच्चे का नाम है सुशील कुमार। 2021 में इस बच्चे ने तैयारी करनी स्टार्ट की। मध्य प्रदेश पुलिस सिपाही का पेपर दिया, फेल हो गए। 2022 में एसएससी जीडी क्लियर हुआ, लेकिन हाइट थोड़ी सी छोटी होने की वजह से बाहर हो गए। यूपी लेखपाल 2022 में भी फाइनल आउट हो गए। उसके बाद बीएसएफ में सिपाही की नौकरी लगी 2023 में और करीब 2 साल की नौकरी की। इसी बीच यूपी कांस्टेबल 2024 में भी उनका सिलेक्शन हुआ और इस समय वो यूपी सिपाही के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं यूपी सरकार को। और अब 2026 में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है यूपी दरोगा के रूप में। तो आपका स्वागत है दोस्त जी सुशील। शुक्रिया सर। और इस बच्चे का जो फाइनल गोल है वो यूपीएससी का है। 2021 से चली इसकी ट्रेन सही रास्तों को पकड़ते पकड़ते हर स्टेशन पर रुकती रही। कभी बीएसएफ कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की, उसके बाद यूपी कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की, और अब अगला स्टेशन जो इनका आने जा रहा है वो यूपी दरोगा का है। इसके बाद अगला स्टेशन यूपी पीसीएस या यूपीएससी, दोनों को करूँगा, और जिसमें मुझे लगेगा कि जल्दी बेनिफिट मिल सकता है फिर उसको फोकस करूँगा। यार एक तो आपकी शक्ल है ना हमारे एक बच्चे से मिलती। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, वो आपके इलाके से आता है, और मैं अभी आपकी कहानी सुन रहा था तो आपकी कहानी और उस बच्चे की कहानी हूबहू सेम भी थी। अच्छा अच्छा। बैठने उठने बात करने का तरीका भी सेम ही था। अच्छा, शायद हो सकता है कि आपका कोई जुड़वा भाई हो। तो अब सुशील जी, मुझे आप अपने बारे में बताइए, तैयारी कैसे करना स्टार्ट किया, क्या परिवेश था आपका? मेरा जो सर क्षेत्र है चंबल क्षेत्र, चकरनगर, इटावा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे सर एजुकेशन की व्यवस्थाएं अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो वहाँ पे सर सरकारी स्कूल सिर्फ हैं और प्राइवेट स्कूल 1-2 अब खुल भी गए हैं। तो अब कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था अभी भी नहीं है। और जो सरकारी स्कूल है उन्हीं से मैंने पढ़ाई की है। तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत कम होता है, ना के बराबर जो एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से। वहाँ पे सर मैंने पढ़ाई की। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था सरकारी स्कूल में, तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो पढ़ाई जब की 1 से 8वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका टारगेट जो है वो यूपीएससी है जी, लेकिन जो ट्रेन पकड़ी, पहला जो स्टेशन पकड़ा वो सिपाही के लिए पकड़ा। जी, वो सिर्फ एक स्टैंड, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए इस वजह से, क्योंकि एक फैमिली में और मेरी जो ज़रूरतें थी उनके हिसाब से एक सबसे पहले एक जॉब चाहिए थी, जो एक स्टैंड, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। उसके बाद में फिर मैं तैयारी करता रहूँगा, घर वालों पे प्रेशर नहीं रहेगा, इस वजह से मैंने वो स्टैंड चुना। अभी आपकी उम्र कितनी है? जी 24 ईयर्स ओल्ड हूँ। 24 ईयर्स ओल्ड। और आप बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में
जब आप कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे थे 2 साल की नौकरी की, तो बीएसएफ की नौकरी आसान तो है नहीं, जी है ना? वहां तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है। जी तो वहां से फिर यूपी कांस्टेबल 2024 की भी आपने तैयारी कर दी, और साथ साथ यूपी कांस्टेबल रहते ही यूपी एसआई की तैयारी कर दी। जी। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि सरकारी नौकरी, और वो भी बेल्ट की सरकारी जी, नौकरी जी। रहते हुए तैयारी करते रहना, और अब आप यूपी दरोगा की नौकरी करते करते यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी तो ये कैसे मैनेज होता है? जी। वो सर रास्ते को आसान बनाता है मेरे हिसाब से। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं हमारे लिए, उनको पॉजिटिव वे में लेना, और उसी से रास्ता आसान बनता है। उसके लिए एक लाइन है कि वो पथ क्या, पथे कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब धाराएं प्रतिकूल होती हैं तभी परीक्षा हो पाती है, और वो रास्ता आसान बनाती है। धाराएं प्रतिकूल होना रास्ता आसान बना। जी शायद यही कारण है कि आज राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उतने बड़े नेता नहीं बन पाए, क्योंकि उनको अनुकूल परिस्थितियां मिली। जी जी जी। अगर प्रतिकूल मिलती और लड़ते लड़ते, जैसे इस समय उनको प्रतिकूल परिस्थितियां मिल जी, रही जी। हैं, जहां सामने जो उनके आदमी हैं जी वो इतनी तेज लहर इनकी तरफ फेंक रहा है, और उस लहरों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जी तो अब इनकी ग्रोथ भी दुनिया को देख जी रही है। जी, कह सकते हैं। तो हम ये बात समझ सकते हैं जी कि जब तक विपरीत परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक आप चमकेंगे नहीं, निखरेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं 2021 से आपकी जर्नी अब जैसे पढ़ रहा था, तो आपकी लाइफ में सबसे स्ट्रगलिंग टाइम कौन सा रहा? स्ट्रगलिंग टाइम तो सर वही रहा कि 8th के बाद जब मैंने स्कूल जो है छोड़ा, तो नेक्स्ट स्कूल में एडमिशन लेना था, और प्राइवेट स्कूल कोई था नहीं वहाँ इतना अच्छा जो पढ़ पाता मैं। थोड़ी दूर था, वहाँ रह पाना और जाना आसान नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, एक टीचर जो सरकारी स्कूल में मुझे 8 तक पढ़ाए थे, जो मेरे गुरुजी प्राइमरी वाले रहे, और उन्हीं ने जो है मुझे कोचिंग के रूप में पढ़ाया। अच्छा। अपनी जॉब करने के बाद, सरकारी स्कूल में जॉब करते थे, उसके करने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें मुझे पढ़ाया। मेरे जैसे और भी बच्चे पढ़ते थे। फ्री में तो- पैसे से? जी, उन्होंने फ्री में समझ लीजिए, या फिर जो पैसे बच्चे दे देते थे अपनी श्रद्धा अनुसार वो ले लेते? वो ले लेते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मुझे इतनी फीस चाहिए। तो बच्चे पूरे साल में 500 या 1000 रुपए देते थे बस, पूरे साल में ये फीस थी। और 1-2 घंटे पढ़ाते थे। उसमें जो कहते थे कि जो सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल लग रहा हो, हाँ, वो आपको पूछो। लग रहा हो, वो पहले पूछ लो। बाकी इतना समय नहीं है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा सके। तो उसके चलते थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चलती रही, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। जो बच्चे 95% मार्क्स लेके आ रहे हैं आज की डेट में, तो उस टाइप की पढ़ाई मेरी नहीं हो पाई। इस वजह से मार्क्स कम आए 10th कम में। आए। जी तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस समय कार्यरत है, कहाँ पे हैं? मैं अभी? अमेठी में हूँ, लखनऊ के पास। लखनऊ पास अमेठी में। जी तो यूपी जो सिपाही होता है, इसकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, नौकरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? जी, देखिए सिपाही की नौकरी जो है पुलिस में थोड़ी सी चैलेंजिंग है, क्योंकि जनता के साथ भी फेस करना पड़ता है, और इधर विभाग का जो काम है वो भी करना पड़ता है प्रॉपरली। तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और मेरी नौकरी ज़्यादा तो उसमें नहीं है, ट्रेनिंग करने के बाद 2 महीने हुए हैं लगभग अभी। लेकिन उसमें विभाग में जो एक चीज़ सिखाई गई थी हमें, वो सबसे मेन चीज़ ये थी कि एक तो ये बताया गया था कि रेस्पेक्ट ऑल और सस्पेक्ट ऑल, ये पुलिस की नौकरी में होना चाहिए। रेस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। जी, मतलब ये है कि सम्मान सभी का करो, और डाउट में भी सभी को रखो, संदेह में, शक की नजर से सबको सबकी नज़र से भी देखो, और सम्मान भी करो सबका। तो तेरी कोई गर्लफ्रेंड तो बन नहीं पाई होगी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है। क्योंकि तो सबको सम्मान की दृष्टि से भी देखता है और शक की दृष्टि से भी देखता है। जी जी। शादी हुई है कि नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई सर। भाई उसको शक की निगाह से मत देखियो। लेकिन चलिए, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ये तो आपकी ड्यूटी का पार्ट है। जी तो वर्किंग कल्चर कैसा रहता है? जी, वर्किंग कल्चर में ये है कि थोड़ा सा लोड टाइप का रहता है, ड्यूटी ज़्यादा रहती है थोड़ी सी आज की डेट में। जैसे इसमें मैं time और होगा। अच्छे से पूछूं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि चैलेंजिंग काम क्या रहा, जैसे अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा यूपी कांस्टेबल में, क्या चीज चैलेंज देती थी? अभी चैलेंजिंग काम तो, चूंकि मेरी नौकरी तो 2 महीने की हुई है, तो उसमें- ट्रेनिंग के बाद? हाँ, ट्रेनिंग के बाद। तो उसमें कुछ खास तो चैलेंजिंग आया नहीं, लेकिन ये है कि उसमें जो है जो लोग आते हैं, जो फरियादी आते हैं, वो मैंने देखा है कि सीधे आगे, जैसे कोई पीड़ित है, वो आया थाने पे, तो वो सीधा आगे हम लोगों को देखता है, जैसे वर्दी वालों को, तो वो एकदम से पैर पकड़ने लगता है। चाहे एजेड हो, कितना भी एजेड हो, तो वो पैर पकड़ने लगता है सीधा, साहब मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, रोता हुआ आएगा। तो उस समय में हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए,
और रखते भी हैं, कोशिश करते हैं कि उसकी बात को सुने पहले अच्छे से। क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया कि जो भी फरियादी आते हैं, रोता हुआ कोई आता है, पीड़ित आता है, आपके पास आता है, तो आपके साथ इस उम्मीद के साथ आता है कि आप उसकी बात को सुनेंगे और उसके बाद में उसके अनुकूल कार्रवाई होगी। और यदि आप उसकी बात को प्रेम से सुन लेते हैं, पहले आप उसको पानी पिलाइए, बिठाइए और उसकी बात को जो है प्रेम से सुन लेंगे, तो आधी समस्या तो उसकी सुनने के बाद ही खत्म हो जाएगी। और अगर आप उसको एक बार नहीं सुनते हैं, बोल देते हैं अरे बाद में आइए, तो उसकी समस्या बढ़ जाएगी मन ही मन में। तो ये हमें सिखाया गया और ये चैलेंजिंग काम भी है थोड़ा सा। और इससे थोड़ा सा पुलिसिंग में सुधार लाने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग में अब नए नए तरीके, आधुनिक तरीकों से ट्रेनिंग करवाई जा रही है, सिखाया जा रहा है कि पुलिसिंग में सुधार हो, लोगों की नज़र में जो गलत बना हुआ है पुलिस की छवि, वो थोड़ा सा सुधरेगी। तो इसके लिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। अच्छा, मुझे अगला सवाल ये है कि अभी आप यूपी सिपाही की नौकरी कर रहे हैं जी, लेकिन जो अगल बगल का स्टाफ होगा ये तो जान ही गया कि दरोगा बन चुका है, बस कुछ ही दिनों में इसके कंधों पे 2-2 स्टार लग जाएंगे। जी। तो जिस दिन रिजल्ट आया उससे पहले दिन का जो आपके कुलीग थे उनका व्यवहार और उसके बाद के व्यवहार में फर्क आया? जी, उसमें क्या होता है सर, जो सिपाही के पद पे नौकरी करते हैं हम लोग, तो जो सीनियर होते हैं वो उसी तरीके से बात करते हैं सिपाही के तरीके से, और करनी भी चाहिए। तो सीनियर जूनियर का जो डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि बेल्ट की नौकरी ये कहती है। अगर उस तरीके से नहीं बोलेंगे तो उनका ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाएगा, फिर कहीं ना कहीं उसमें ढील ढाल होगी और वो नहीं होनी चाहिए। तो उसके अलावा जब रिजल्ट आया, लोगों ने जान लिया, तो लोग बोलने लगे दरोगा जी, दरोगा जी। और एसएचओ साहब नए आए थे, मैं भी नया गया था उसी टाइम में। अच्छा। तो वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद वो जाने मुझे। अच्छा जी, और मिलके बहुत खुश हुए, हाथ हाथ मिलाया और बहुत खुश हुए मिलके। जो दरोगा वो इंस्पेक्टर होता है या सब इंस्पेक्टर होता है? दरोगा सब इंस्पेक्टर होता है, डबल स्टार। और जो इंस्पेक्टर होता है वो 3 स्टार होता है। तो नहीं, जो आपका एसएचओ है वो, जी, आपका जो एसएचओ है वो 3 स्टार वाला है, 2 स्टार वाला? वो एसएचओ का जो चार्ज है थाने का चार्ज 2 स्टार वाले को भी मिल सकता है और 3 स्टार वाले को भी मिल सकता है। अभी इंस्पेक्टर हैं जो 3 स्टार हैं, उनको चार्ज, यानी बड़ा थाना है तो 3 स्टार होगा, छोटा थाना है तो छोटा थाने पे 2 स्टार वाले को भी दे देते हैं, या मतलब इंस्पेक्टर अगर नहीं है उस थाने पर तो उस स्थिति में दे देते हैं। कोई ऐसा मोमेंट आपको कांस्टेबल की नौकरी करते करते फील हुआ हो कि यार नहीं साला इंसल्ट हो रही है, अब मुझे कुछ भी करके दरोगा बनना है? ऐसा मोमेंट या ट्रेनिंग में कुछ अभी तक तो नहीं आया। ट्रेनिंग में कुछ चीजें रहती थी, जैसे कि थोड़ा सा अगर लेट हो जाते थे तो थोड़ा सा कोई चिल्ला देता था, या फिर मेहनत करने के बाद भी थके हुए हैं, इधर से उधर से पहले परेड करके आए, थके हुए हैं, उधर से जल्दी जल्दी खाना खाना है और खाना खाने का टाइम लिमिटेड है, उसी में नहाना है, खाना खाना है बहुत कम समय में। उसके बाद में सीटी बज जाती थी तो स्कूल के लिए जाना होता था। उस समय में मैं क्या करता था, मैं लेट हो जाता था। लेट होता था तो फिर कोई ना कोई सुनाता था कुछ ना कुछ कि लेट क्यों हुए, समय से आइए, स्कूल समय से जाइए। तो थोड़ा सा लगता था कि फोर्स की नौकरी में थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और ये लोग हम इतना थके हुए हैं उसके बाद भी ये लोग ऐसे चिल्ला रहे हैं और भगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो ट्रेनिंग का पार्ट है। सुशील, आपकी जिंदगी में हो क्या रहा है? बीएसएफ की ट्रेनिंग की जी, 9-10 महीने की ट्रेनिंग होगी। जी, उसके बाद थोड़ा टाइम नौकरी करी, उसके बाद फिर कांस्टेबल की ट्रेनिंग जी। अब जैसे ही कांस्टेबल की ट्रेनिंग करे हुए 2-3 महीने हुए हैं जी, उसके बाद फिर से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करनी है। तो तेरी जिंदगी तो सारे दिन हमेशा भागदौड़ में लगी रही। जी, लेकिन ट्रेनिंग में मजा आने लगा है अब। अच्छा, शरीर अब थकता नहीं होगा क्योंकि आदत हो गई। हाँ, मजा आता है। क्योंकि मैं थकने के, अब आप देख लीजिए यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने यूपीएसआई की तैयारी की थी, तो पूरे दिन ट्रेनिंग चलती थी। और जो नए लड़के थे पहली बार ट्रेनिंग कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं देखते थे मुझे तो कहते थे इतना थकने के बाद तुम कैसे पढ़ लेते हो इतने टाइम। तो मैंने कहा मेरी आदत है, कुछ भी समझो। मैं कोशिश करता था कि 4 से 5 घंटे निकाल लूँ। वो भी टाइम निकलता था कब, 8 से 12 के बीच। अच्छा, रात को 8 से 12 मेरे पास समय होता था, पढ़ लेता था। और सुबह 5 बजे परेड में जाना है, 12 से 4 सोने का समय है, और उसके बाद में 5 बजे उसमें जाना है परेड। तो मोदी जी के बराबर आ गए, तो 4 ही घंटे सोता था बस। 4 घंटे सोता था, और दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, अगर 10 मिनट का टाइम मिला उसमें मिल गया, कहीं आधे घंटे का मिला तो उसमें मिल गया, एक 2 बार मिलता था। यार बड़ा स्ट्रगलिंग है जी, आसान नहीं होता जी, आसान तो नहीं है। और अब तेरी साथ जब दिक्कत क्या है कि जब बीएसएफ की ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग में तो नहीं यूपी कांस्टेबल की तैयारी की, अब यूपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग में तूने दरोगा की तैयारी की, अब दरोगा की तैयारी में यूपीएससी की तैयारी। जी, और भगवान करे तेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए। जी, बड़ा अच्छा लगा यार।
जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, इतना टाइट माहौल, इतना डिसिप्लिन माहौल, जहाँ पूरे दिन शरीर पसीने पसीने, शरीर टूट जाता है, वहां आप 4-4 5-5 घंटे निकालते हैं, कभी सेल्फ डाउट होता था, कॉन्फिडेंस लूज होता था कि यार उन बच्चों से कंपटीशन कैसे कर पाऊंगा जो रोज 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं 10 घंटे ग्राउंड में भाग रहा हूँ धूप में? जी, तो सेल्फ डाउट होते थे उसमें सर होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक विकल्प ये था कि मैं अपने आप में ये मानता था कि जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो उनके 12 घंटे का काम, और मैं जो 4 से 5 घंटे निकालूंगा शिद्दत के साथ और कंसिस्टेंस होकर के, तो वो पढ़ाई में उनसे ज्यादा उसमें काम कर लूंगा। और दूसरी चीज ये है कि उनके पास जॉब नहीं है जो बाहर तैयारी कर रहे हैं, मेरे पास जॉब है तो इतना प्रेशर नहीं है कि मतलब करना ही है, नहीं तो फिर क्या होगा आगे। तो ये था। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते करते आपकी तरह और भी जिन्होंने क्लियर किया हुआ है एग्जाम? जी, बहुत कितने है। बच्चे होंगे इस बार काफी बच्चे हैं जो PSI में जो सिलेक्टेड हुए हैं। अच्छा। वो मेरे ख्याल से 1500 से 2000 के आसपास तो होंगे पूरी वैकेंसी में से, यानी कि 4500 वैकेंसी, उसमें से 2000 प्लस। अच्छा, जो कांस्टेबल नौकरी हाँ। करे थे वो उनका सिलेक्शन हाँ हुआ? हाँ, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो अमेठी डिस्ट्रिक्ट से 28 लड़कों का चयन हुआ है जो अभी ट्रेनिंग किए थे मेरे साथ। अच्छा। हाँ, टोटल 480 बच्चे करीब ज्वाइन किए थे, उसमें से 28 का चयन हुआ है। बड़ी अच्छी चीज है यार। जी। अच्छा, हम भी अपने लाइफ में हमेशा ही देखते हैं कि अगर हम एक ही रूटीन रोज फॉलो करते रहे तो फ्रस्ट्रेशन आती है, जी। प्रेशर भी तैयार होता है, तो हम क्या मूवी वगैरह देखने चले जाते हैं। जी। आप लोग क्या करते हैं? मूवी देखी कोई? मेरा मूवी देखने का बहुत शौक नहीं था, लेकिन एक किसी ने प्रेफर की थी और चर्चित भी थी, तो मैंने उस टाइम में 12th फेल मूवी देखी। हाँ, वो है भी आपके वहीं की? हाँ, मेरे यहीं चंबल क्षेत्र की है, वो मध्य प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश, वहीं बॉर्डर की बात है। तो वहाँ के मनोज शर्मा सर, उनको मैंने मूवी उनकी देखी। मूवी देखी तो फिर मैंने उनसे उनमें अपने आप को देखा। अच्छा। सब कुछ चीजें सेम थी, हाँ। एरिया भी सेम था, कंडीशन भी सेम थी, लगभग सारी चीजें सेम थी, सिचुएशन भी इतनी अच्छी उनकी भी नहीं, मेरी भी नहीं, जो चीजें देखी मैंने। बस अंतर सिर्फ इतना था, उनके पास एक गर्लफ्रेंड थी और मेरे पास नहीं थी। बना यार। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, हाँ। उसके अलावा बाकी सारी चीजें सब सही है। और एक अंतर ये था कि वो 12th फेल और मैं 12th में नंबर कम, 63% मार्क्स मेरे आए थे। तो मैंने कहा जो एक बार फेल होके अगर IPS बन सकता है तो मैं तो तो पास फिर मैं तो कम से कम पास हूँ, नंबर कम है कोई बात नहीं, जितना प्रयास होगा जहां तक पहुंच पाऊंगा वहां तक पहुंचूंगा। ब्रिलियंट यार। यही रहा। तो फिर मैंने वहीं से सीखा था। एक लाइन थी उसमें मूवी में कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। ये लाइन पता है किसने लिखी है? जी, ये तो नहीं पता, मुझे नहीं पता, शायद हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन है। हाँ लगभग शायद उनकी लाइन है। अच्छा, आप कोई मूवी वगैरह अगर बच्चों को प्रीफर करना चाहें जो बच्चे देखें जिससे मोटिवेशन मिले? जी, अपने जीवन में मैंने एक ही मूवी देखी है सर अभी तक, और उस मूवी को देखने के बाद मैंने ये सोच लिया कि इससे अच्छी कोई मूवी हो नहीं सकती, मैं देखूंगा नहीं। अच्छा। हाँ, और अगर स्टूडेंट है अगर कोई तो मेरे ख्याल से एक ही मूवी उसको देखनी चाहिए आज, और मैं कहता हूँ कि आज के 10 साल बाद भी ये मूवी कारगर रहेगी। 12th फेल देखनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी मूवी। मैंने भी इसको कम से कम 2 से 3 बार देख लिया। जी जी। और हर बार देखता हूँ तो नया लगता है जी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें विकास दिव्यकीर्ति सर ने कहानी लिखी है। हाँ। और वो बेहतरीन आदमी हाँ। इन मामलों में। जी जी। नाइस यार। अच्छा, जब आप खुद से परेशान होते हैं ट्रेनिंग करते करते, फ्रस्ट्रेशन आता है, तो खुद को सांत्वना कैसे देते हैं, शांत कैसे रखते हैं? जी, शांत रखने के लिए सबके पास अलग अलग तरीके होने चाहिए। तो मेरे पास ये है कि मेरे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा होना चाहिए इंसान जिसके साथ अपनी बात शेयर कर सको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको शेयर कर सको, अगर कोई खुशी है तो उसको भी शेयर कर सको। एटलीस्ट 1 पर्सन होना चाहिए। बाकी अगर ज्यादा लोग हैं तो और अच्छी बात है, आपकी किस्मत है। कम से कम एक इंसान तो ऐसा होना चाहिए। कुछ लोग मैं देखता हूँ उनकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर सके। ऐसे लोग अकेले में रह जाते बहुत हाँ डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, आपके टीचरों में से कोई ऐसा हो, या आपके दोस्तों में से हो, आपके रिश्तेदारों में से हो, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ शेयर कर सको। और दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास अगर कोई कुछ ना बचा हो, मुझे लगे कि जो लोग मेरे पास हैं उनके लेवल की भी बात नहीं रही है अब, मुझे लग रहा है कि वो भी डिसीजन सही नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे पास फिर अंतिम विकल्प जो होता है वो है भगवान। जैसे? भगवान पे भरोसा मैं रखता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ रोज। कितनी देर?
5 से 10 मिनट उनको रोज देता हूँ। मतलब काम के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से जैसा मौका मिला, मतलब देना रोज है, कभी 2 मिनट तो कभी 5 मिनट कम दूंगा, लेकिन रोज ऐसा है। तो पूजा में क्या करते हो? पूजा में यह है कि धूप बत्ती जलाई और रख दी, जलाने के बाद लगा दी। उसको लगाने के बाद में 2-4 श्लोक वगैरह हैं, जैसे? उनका उच्चारण किया। जैसे एक है, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब ये इसका मतलब है कि जो ज्ञान की देवी हैं उनको मैं नमन कर रहा हूँ और वो हमें ज्ञान दें। करना चाहिए जी। एक गायत्री मंत्र है जो सभी जानते हैं, उसका उच्चारण करता हूँ। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भी ऐसे कई मंत्र श्लोक हैं। और कभी कभी जब समय मिलता है तो रामचरितमानस भी पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, उससे भी कई रामचरितमानस पूरी पढ़ ली अभी? जी, पढ़ ली है पूरी। लेकिन कोई खास चीज जो बताना चाहें उसकी? हाँ, उसके लिए देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये है जो मुझे लगा और वो स्टूडेंट के लिए जो कारगर है, वो उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि कर्म प्रधान है, पूरे विश्व का भगवान ने जो है कर्म प्रधान बना रखा है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। Nice. अगर आप अच्छा फल चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, और अगर बुरा कर रहे हैं तो बुरा फल मिलेगा ही आपको। कुछ और है तो कई चौपाई ऐसी सीख देने वाली। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसका मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों का हित जो है उसके समान कोई धर्म नहीं है। अच्छा जी, आपको धर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये कर रहे हैं परहित, दूसरों का हित। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा मतलब दूसरों को पीड़ा देना, इसके बराबर कोई अधर्म नहीं है। धर्म अधर्म यही है बस। अच्छा जी, दूसरे के हितों का ध्यान रखना धर्म है, ये धर्म है। और दूसरों को पीड़ा देना अधर्म, ये अधर्म है। इसके बराबर कोई अधर्म नहीं हो सकता। अधर्म नहीं हो सबसे बड़ा अधर्म है और वो सबसे बड़ा धर्म है ये। सकता। भगवत गीता पढ़ी है? भगवत गीता अभी नहीं पढ़ी है, पढ़ने का प्रयास रहा लेकिन इतना समय नहीं मिला। और मैं कुछ अगर स्टार्ट करता हूँ तो इस मन के साथ करता हूँ कुछ भी, कि अगर इसको स्टार्ट कर दिया तो फिर बीच में बंद ना करनी पड़े। अच्छा। हाँ, उसको कंटिन्यू करके अगर उससे कुछ ना कुछ सीख लूँ उसके बाद ही बंद करनी पड़े। ऐसा नहीं कि बीच में 2 दिन पढ़ी उसके बाद बंद कर दी फिर उसको रख दिया, अच्छा नहीं करता मैं। ये जैसे जो हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, रामचरितमानस है, भगवत गीता है, इनको पढ़ने से कुछ फायदा होता है? जी, फायदा होता है। अगर आप उसको सीख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत ज्ञान की किताबें लिखी हुई हैं, एक से एक ज्ञानी लोग भी हैं, आज भी हैं, आज से पहले भी हुए। लेकिन मेन चीज है उसको अपने आप में समझ पाना और उसको अप्लाई कर पाना। अगर आपने सीख लिया तो फिर आप अप्लाई कर लेंगे, और नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर पढ़ने से ऐसे कोई फायदा नहीं। पढ़ने से कोई फायदा जी, आपको उसको समझना होगा। जी, समझ के अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए जो अच्छी चीजें। किताबों के अलावा इंसान भी हैं दुनिया में, जो इंसान है, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने जीवन में मेरे में चाहे कोई इंसान 2 घंटे के लिए आया हो, चाहे 2-4 दिन में मेरी मुलाकात हुई हो उससे, लेकिन वो कितना बुरा है ये मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता, मैं देखता ही नहीं हूँ वो चीज, उस चीज को। लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा के जरूर गया है, चाहे वो मेरे दोस्तों में कोई ऐसा लड़का रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाना कुछ। जी, ऐसा है कि दोस्तों में ऐसे होता है कि कुछ लड़के गलत आदतों में पड़ जाते हैं। कोई नशे में पड़ जाता है, तो कोई लड़कियों से बात ज्यादा करने लगता है, फिर वो किसी को देखता ही नहीं है। कोई किसी चीज में पड़ जाता है, कोई जुआ का शिकार हो जाता है। तो ऐसे अब लोग कहते हैं कि संगति का असर पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल से संगति का असर नहीं पड़ता अगर सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल है जी, तो उनसे भी, जो ऐसे लोग हैं उनसे भी मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। क्या? मेरे जीवन में ऐसे कुछ लोग अगर आए जिनके अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो मैंने उनसे नफरत करने के बजाय उनसे दोस्ती रखी। ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर एक कोई कमी है तो मैं आपको दूर भगा दूं, ऐसा नहीं है मेरे अंदर। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी जो कमियां हैं वो ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप जो कर रहे हैं वो करिए, मैं अगर रोकूंगा, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होगी, अगर अभी नहीं दिख रही है तब भी होगी, और हर इंसान के अंदर होती है, ढूंढनी पड़ेगी। जी, तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उसको ग्रहण करो। एक होगी, अगर ज्यादा नहीं होगी तो कम ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। तो फिर हर इंसान कुछ ना कुछ सिखा सकता है। मैंने हर इंसान से सीखने की कोशिश की, जो अच्छा सीख सकता हूँ। कोई आखिरी सीख किसी से सीखी हो? वो एक दोस्त है मेरा,
मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो समझ तो वैसे भी जाएगा। आजकल मेरी उससे बात नहीं हो रही है, लेकिन उससे मैंने पढ़ना सीखा था। जैसे वो सबसे पहले तो जब मैं कंपटीशन में आया तो वो एक तेज स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट, और उसने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की अपने उससे पहले काफ़ी पहले से तैयारी कर रहा था वो। उस टाइम में उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी, मैं उस टाइम में उसे नहीं जानता था। जब मैं नया कंपटीशन में आया था तब उसका लेवल अच्छा हो चुका था, और मैंने देखा उसको जब पढ़ते हुए तो वो अच्छे से पढ़ाई करता था लगातार कई घंटे, और अच्छे से तैयारी करता था। और कॉन्सेप्ट को उसने एक दो बार मुझे समझाया कि इस तरीके को ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी तैयार होगा। एक दो बार उसने समझाया, तो मैंने उसकी बात को सीख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे मैंने जो सीखा उसको मैंने अपने आप में अप्लाई कर लिया, और उससे ज्यादा कर लिया। और देखते ही देखते 6 महीने में लगभग मेरा लेवल उससे अच्छा हो गया। और वो सेम एग्जाम में बैठा, लगभग पिछले 2 एग्जाम में बैठ चुका है, 2-3 एग्जाम में मेरे उससे कई नंबर ज्यादा आए। और इस बार एसआई में भी बैठा था, उसका नंबर नहीं आया, मेरा आ गया। क्या नाम है? नाम है उसका, कहाँ उसने का बहुत है? कुछ सिखाया है मुझे। रहने वाला कहाँ का है? मेरे पास का ये। तेरे पास का? तो ये नाम जाने देते हैं का, इसमें एक फायदा होगा। हाँ का फायदा होगा। हाँ तो अब को आप मिलो जी 3-4 घंटे उसके साथ बैठो जी और उसकी सिर्फ कमियां उसको बताने की कोशिश करो, उससे बात सर, करके कि इसकी कमियां क्या है। मैंने सर यही बताने की कोशिश की कई बार। इसी वजह से सर मेरा उससे रिश्ता खराब हो गया दोस्ती का। तो अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा, मैं उसे बातचीत नहीं होती मेरी उससे। आप लेकिन आज वो बात करना, ये वीडियो देखने मेरी के लाइफ में बाद बहुत कुछ सिखा के चला गया मुझे। हम इस इंटरव्यू को आज पॉडकास्ट को लाइव करेंगे, मतलब डालेंगे। तो ये पॉडकास्ट उसको भेजना टाइम लाइन के साथ, कितने बजे तेरे बारे में बात हुई, नाम है उसका। जी जी। और मैं आपसे यही कह रहा हूँ भाई, जीवन में ना आप किसी भी चीज में सुधार तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता चले कि आपकी कमी ये है। जब तक आपको आपकी कमी ही नहीं पता चलेगी तब तक आप सुधार क्या करेंगे। और मैंने शुरुआत में एक लाइन पढ़ी थी और वो लाइन बहुत ज़रूरी थी, जो मैंने पढ़ा था इरफान खान वाली, कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। मेरे दोस्त, ऐसा ना हो कि हम रास्ते समझने में इतना वक्त लगा दें, इतनी देर लगा दें कि लौटते वक्त हमें बहुत दिक्कत हो। तो अगर रास्ते में कोई पथिक मिलता है तो मेरे भाई, वो छोटा सा तिनका भी हो सकता है, वो हवा का रुख भी हो सकता है, वो सूर्य की दिशा भी हो सकती है, ना जाने क्या क्या हो सकता है। लेकिन आपको अगर कोई रास्ता दिखा दे तो उससे दोस्ती करिए, वही आपका सच्चा दोस्त होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में या सेकेंड वीक में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ रहा है दोबारा से। जी ठीक है, तो इसी कुर्सी पे बैठना है और इस साल के दिसंबर के आसपास बैठेंगे, दिसंबर या जनवरी में। जी जी। और आपको आना है और आपको सिलेक्शन लेना है। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज है। वैसे वो अभी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक बार वो दरोगा निकाल देगा। जी जी। कहते हैं मेरी भी शुभकामनाएं उसके साथ है। हाँ, जिसके लिए आपके दुआ हम माध्यम से मांगे पहुंचा रहा उसके हूं। लिए कौन जी जी जी, रखेगा? बिल्कुल। टीचर ही जिसके लिए दुआ मांगे उसका तो होगा। तो मैं दुआ मांग रहा हूँ भगवान उसका सिलेक्शन हो, तो उसको बोलना घबराए नहीं, सही दोस्त पहचाने। जी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर जैसे ही बात करना शुरू करते हैं उसी एग्जांपल से, कि अगर कोई अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फेल्योर महसूस कर रहा है जी। या बार बार फेल होता चला जा रहा है, तो उस समय आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या सुधार करे, क्या चीजें हों जिसके थ्रू वो सक्सेस ले सके? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को अपने माइंड से प्रेशर हटाने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। इस बात का प्रेशर ना बने कि मेरी अभी तक जॉब नहीं लग पाई, या अभी तक किसी चीज में सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं फेलियर हूँ, मैं आगे नहीं कर सकता। इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा, और इस बात का भरोसा मन में बनाए कि मैं कर सकता हूँ। और उसके साथ फिर इस भरोसे के साथ पढ़ाई शुरू करें, और पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखे, निरंतरता रखे, उसके साथ पढ़ाई करें, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को तैयार करने की कोशिश करें। क्या आप एग्जाम में पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, किस दिशा में। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो सही दिशा में जल्दी कर लेता है वो जल्दी सक्सेस हो जाता है, और जो गलत दिशा पकड़ लेता है वो थोड़ा सा समय लग जाता है, जैसे आपकी बात थी वो। बिल्कुल जेन्युइन है। और आपको ये देखना होगा कि आपकी गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं। जी। गलतियां जांचने का एक बहुत आसान तरीका है, 2-3 तरीके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला, कोई भी एक मॉक टेस्ट उठा लीजिए। जी। उस मॉक टेस्ट को दीजिए
और उसके आधार पे निर्णय लीजिए कि आप कहाँ पे कितना लैग कर रहे हैं। आपकी स्पीड कम है जी, आपकी एक्यूरेसी की वजह, आपका सिली मिस्टेक है जी, या आपका कुछ कॉन्सेप्ट मिसिंग है। जी, जी। पहला तरीका ये। जी, जी, बिल्कुल, उसके बाद यही मैंने हाँ, अप्लाई किया। फिर उनमें से जो आपकी कमी आ रही है, सिली मिस्टेक आ रही है, तो यूट्यूब पे वीडियो उठाइए, चेक करिए कि सिली मिस्टेक सही करने के क्या क्या तरीके होते हैं। उन तरीकों को एक बार फॉलो करिए ताकि वो सुधार हो। जी। सबसे पहली चीज है कमी ढूंढना, उसमें सुधार करना। दूसरा, आप किसी भी अपने दोस्त को पकड़िए, जैसे यही आपका दोस्त है, इस दोस्त को पकड़िए और 10 सवाल लेके इसके साथ बैठिए और फिर ये देखिए कंपैरिजन करके कि ये किसी सवाल को कितनी देर में समझ पाता है। दो चीजें हैं, समझना अलग चीज है, समझाना अलग चीज है। आप मैथ की अगर हम बात करें ना, तो मैथ में मुझे लगता है जो मुश्किल है वो केवल समझ है। जी, अगर हम उसकी लैंग्वेज समझ गए, वो कहना क्या चाह रहा जी, है, जी। उसके मीनिंग को समझ गए, तो उसका तो बेसिक कैलकुलेशन है। जी, जी। और उस कैलकुलेशन को ब्रेक करने के हजारों तरीके बस, हैं, बस, बस। है ना। हाँ। यूनिट डिजिट लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, डिविजिबिलिटी लगाते हैं, हजार तरीके कहने का जिसके मतलब हो सकता आपका है। लक्ष्य पता चल गया, फिर आप रास्ते किसी से भी चले जाओ। चले जाओ। तो जरूरी है कि हम ये कंपैरिजन कर पाए कि ये किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को 10 सेकंड में समझ गया और वर्बली इसने बता दिया कि इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। कैलकुलेशन मतलब आपकी प्रैक्टिस का सेंस है। जी, जी, अब आपने उस सवाल को समझने में 20 सेकंड लगा दिए जी। कि 20 सेकंड बाद आप ये बता पाए कि ये सवाल ये कह रहा है और इसमें ये चीजें होंगी। एक बच्चे ने 15 सेकंड में बता दिया। जी, तो मतलब आपकी जो स्पीड की वजह है ना लॉस होने की, वो मल्टीपल हो सकती है, लेकिन एक वजह ये भी है कि आपकी समझने की चीजें कम है। जी, तो स्पीड को कैसे इंक्रीज करें? आप जब भी ऐसे सवाल आए उसे 3-3, 4-4 बार पढ़ें और लगातार ये काम करते चले जाएं। जी। कैलकुलेशन एक अलग पार्ट है। आप जैसे जीएस पढ़ते हैं, ऐसे 100 सवाल मैथ के उठाएं जी, और उसकी लैंग्वेज को बस पढ़ते रहें और समझे कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, और फिर अपने मन से उस सवाल को समझाएं कि अच्छा ये इतने रुपए में खरीदा होगा, इतने में कह रहा है, तो इनका डिफरेंस होगा प्रॉफिट, फिर ऐसे ये करेंगे, वो करेंगे। वो एक प्रोसेस है। जी, तो अपने किसी दोस्त के साथ बैठिए और उसके थ्रू ये चीज करिए। तीसरा जो काम आप कर सकते हैं अपनी गलती पहचानने का, कि अपने से किसी भी एक लो आईक्यू के बच्चे को पकड़ लो। जैसे मान लेते हैं कि यही भाई है और ये तैयारी करने जा रहा है, नया बच्चा है, इसको आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जब ये पढ़ेगा ना और इसको बोलिए तेरे मन में जो दिक्कत है, जो डाउट है, जो समझ नहीं आ रहा, खुल के बार बार पूछता रहे। जब आप डाउट पूछोगे ना, जी, और अगर मैं जवाब नहीं दे पाया, देखिए मैं कोई जन्मजात टीचर तो हूं नहीं, जी। है ना, मैंने कभी एसएससी देखा नहीं, जी। मैं तो दिल्ली गवर्नमेंट में मैथ का टीचर था। जी। लेकिन जब मैंने यहाँ पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने इतने डाउट पूछे और मैंने इतने डाउटों के जवाब दिए और बहुत सारे डाउट के जवाब नहीं दे पाता था। तो जो आप जवाब नहीं दे पाते ना, जी। तो वहां आपको पता चल जाता है ये कमी आप में है, इस चीज का अर्थ आपको नहीं पता, है ना। जी, तो जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि ये दिक्कत है आप में, तो आप उसके पीछे लगेंगे जी। कि इसको सुधार कैसे किया जाए, तो आप सुधार कर देंगे, जी, है ना। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझे जो भी ज्ञान दिया ना वो बच्चों ने दिया। जी, परसेंटेज का जो तरीका है वो मेरे से पहले किसी ने नहीं देखा होगा यूट्यूब पे या कहीं पे। सबसे पहले मैंने वो परसेंटेज इस तरह फ्रैक्शन से पढ़ाना शुरू किया। कैसे किया? मैं बच्चों को पढ़ाना धीरे धीरे शुरू करता था, उसमें फंसता था, जी। फिर कुछ नया निकालता नए था, रास्ते फंसता। निकालते थे, जी। तो टकरा के वो जी, मेथड जी, डेवलप जी, किया। उसके जी। बाद उस मेथड को दुनिया पकड़ के आगे बढ़ रही है और अच्छा करने जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके मुझे लगता है जी, जी। कि इस तरीके के थ्रू आप अपनी कमी ढूंढ सकते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहला काम अपनी कमी ढूंढो, उसका फिर समाधान इम्प्रूवमेंट। करना। हाँ, जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ कि यार पढ़ने का है ना जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है यार सुबह आप 4 बजे उठो और फिर आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और सुबह 4 से 8 तक लगातार पढ़ो 4 घंटे। उस समय ना कोई डिस्टर्बेंस, और 4 घंटे आपने बहुत जानदार निकाल दिए। जी, जी, जब दुनिया उठ रही है उस समय आपने 4 घंटे वो पढ़ दिए। रात को आपको 8 घंटे पढ़ने में जो नॉलेज मिलेगी वो सुबह 4 घंटे में मिल जाएगी। बच्चा पूरी तरह मोटिवेट होगा इस वीडियो को देख के, और वीडियो को देखते ही फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट डे से कॉपी में लिखेगा मेरा शेड्यूल कल से 4 बजे। हाँ, हाँ, जैसे ही कल आएगा 4 बजे उससे उठा नहीं जाएगा। अगर गलती से वो 4 बजे उठ भी गया तो 2 दिन से ज्यादा उस नियम को फॉलो नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, जी, वो रास्ता वापसी कर लेगा। जी, जबकि तरीका ये है कि अगर मान लीजिए रोज आप 8 बजे उठ रहे हैं तो अगले 7 दिन आप कोशिश करिए कि आप 7:30 बजे उठे, जी, फिर अगले 7 दिन कोशिश करिए 7 बजे उठा जाए। हाँ, क्योंकि आप किसी भी चीज को ना प्रेशर डाल के कंट्रोल नहीं कर सकते, जी, है ना। मैं अभी एक कहानी पढ़ रहा था महात्मा बुद्ध के बारे में, कि महात्मा बुद्ध किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो
उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो उसमें उनके पास एक शिष्य आया जी और वो बहुत डिसिप्लिन था, सब कुछ ठीक था, लेकिन काम वासना जो स्त्री के प्रति जो उसका विचार था उस पर वो कंट्रोल नहीं कर रहा था। और वो किसी लड़की को देखता था और उसके चक्कर में वो पूरे दिन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता और वो उस चक्कर में क्या होता कि वो अपनी उसने नित्य क्रियाएं जितनी होती थी वो सारी उसने छोड़ दी और परेशान रहने लगा। महात्मा बुद्ध के पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये समस्या, मैं एक लड़की को देखता हूँ और मेरे पूरे दिन 24 घंटे वही लड़की दिमाग में चलती रहती, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं साधना कर पा रहा हूँ, ना मैं ज्ञान अर्जित कर पा रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध जी ने उनको कहा कि आप वो एक नदी के पास ले गए और वहां धाराएं जा रही थी, उस धारा को उन्होंने पानी रोकने के लिए कहा, तो पानी उसने रोकने की कोशिश की, फिर थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा। इस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल समझाया। अब मूल अर्थ उन्होंने ये बताया कि आप कभी भी किसी एक चीज को है ना पूर्णतः रोकने की कोशिश करेंगे, वो नहीं रुकेगी, वो बहुत तेज गति से फैलेगी, है ना। जैसे कोविड है, आपने एकदम से पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन तब तक वो बहुत तेज गति से फैला। उसका तरीका ये है कि आप बहुत सिस्टेमेटिक स्टेप को फॉलो करें और धीरे 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 उसको रोकने की कला सीखें। एक नदी है और उससे मान लेते हैं 10 लीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी जाने लग रहा है एक पाइप से। आप पहले थोड़ा सा ब्रेक लगाओ ताकि 10 की जगह 9 चले जाए। आप पूरा 10 बंद कर देंगे, वो पाइप फट जाएगी प्रेशर में। अगले में फिर उसको थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा कंट्रोल करो। तो विचारों का, जीवन जीने का यही तरीका होता है, अपनी गलतियां ढूंढने का। आपको सुबह 4 बजे उठना, आप उठ रहे हैं 6 बजे, तो पहले 6 से 5:30 उठो, एक सप्ताह उसको फॉलो करो, फिर 5:30 से 5 आओ, फिर 5 से 4:30 आओ, फिर 4 पे आओ। उसमें 20, 25, 30 दिन लगेंगे, तब जाके आप 4 बजे आएंगे, तो आपका शरीर नेचुरली उन चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा, है ना। बच्चा क्या होता है, एक रील देखता है, मोटिवेट होता है और अगले दिन अटैक पे लग जाता है। जैसे ही वो अटैक करता है, मैं देखता हूं कि मैंने एक रील बनाई थी कि आज के समय में बच्चा जो है वो ग्राहक बनता जा रहा है। स्टूडेंट हट गया, वो ग्राहक बनता चला जा रहा है। वो रियलिटी को समझ ही नहीं पा रहा है। उसने एक वीडियो देखी मेरी, उसने मेरी मैथ की एक किताब खरीद ली। कल आपकी वीडियो देखी, आप टॉपर हैं, आपने सजेस्ट कर दिया फलाना किताब है, उसने वो भी खरीद लिया। तीसरे ने सजेस्ट कर दिया, उसने वो भी खरीद लिया। एक पढ़ एक भी नहीं रहा। सबसे जरूरी। तो मैंने उसमें एक सर्वे करवाया बच्चों से कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी कंप्लीट पहली जो उन्होंने किताब खरीदी वो पूरी की तरह कंप्लीट हो गई। आप विश्वास मानिए 100 के 100% बच्चे ऐसे थे जिनकी खत्म नहीं हुई, लेकिन उससे पहले दूसरी ले आए। तो ये जो इम्पैक्ट है ना कि पहले दिन प्रेशर में आ गए और उसको खरीद लिया, बाद में वो संभली है बोल गए फिर। तो तरीका ही गलत है। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा और यही मुझे लगता है एक बेटर तरीका होगा अपने अंदर सुधार करने का। अच्छा, आपकी पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? जी, सपोर्ट के लिए मेरी फैमिली, यानी मम्मी पापा और घर के सभी मेंबर, उन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया। किसी न किसी तरीके से, जो जिस तरीके से कर सकता था। जैसे छोटा भाई और छोटे बहन है, तो वो उन लोगों ने मुझे घर का काम है या खेत का काम है तो वो करने से बचाया। ज्यादातर बोले नहीं मैं कर लूंगा। जब ज्यादा जरूरत महसूस हुई तो ही मैं गया, नहीं तो उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं कर लूंगा। पापा हैं तो पापा दूसरी तरीके से सपोर्ट करते थे, पैसे ऐसे भी देते थे और मतलब एक भरोसा बनाए रखते थे कि हाँ हमें भरोसा है, हो जाएगा, आप तैयारी करो। और जो दादी और दादा हैं, उनका भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं विश्वास था कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगा बच्चा। वो भी बहुत सपोर्ट रखते थे, मतलब फैमिली का पूरा सपोर्ट। और उसके साथ साथ टीचर हैं जो, उनमें से कुछ लोग बहुत खास हैं और बाकी सपोर्ट तो सभी का ही रहा है। जो पहले के टीचर रहे, जो प्राइमरी के, जिन्होंने कंपटीशन में नहीं भी पढ़ाया, उनका भी काफी सपोर्ट रहा। उनसे मिले आप सिलेक्शन के बाद, जिन्होंने प्राइमरी पढ़ा? जी। अभी दरोगा में सिलेक्शन के बाद मिले? जी। कुछ खास रिएक्शन? एक टीचर से मिल पाया हूँ और एक और टीचर है, उनसे नहीं मिल पाया। उनका फोन आया था लेकिन अभी मैं मिल नहीं पाया। तो वो कह रहे थे कि मिलना है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं घर आ जाऊंगा। तो मैंने कहा आ जाऊंगा, आप भी आना चाहो तो आ जाओ। अच्छा, यूपी दरोगा में सिलेक्शन होने के बाद कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो यार मजा आ गया? जी, दरोगा में सेलेक्ट होने के बाद देखो, सबसे पहले तो यही होता है कि हमारे यहाँ गांव में ही एक पत्रकार महोदय हैं। अच्छा। तो वो जैसे ही कोई न्यूज मिलती है मेरी, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर में निकाल देते हैं। अच्छा। और कुछ ना कुछ उसको उस तरीके से बना के हाइप कर देते हैं। हाँ, अच्छा लगता है देखने में। और मैं अपने आप में जब देखता हूँ कि ये मेरी न्यूज़ है
तो अच्छा लगता है। और दूसरी चीज, उसके बाद में मैं अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके देखता हूँ तो भरोसा नहीं होता कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। बड़ी चीज है। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा था कि सिरसा के किसान का लड़का, मेरा गांव का नाम सिरसा है, सिरसा के किसान का लड़का बना दरोगा, क्षेत्र का पहला दरोगा। क्षेत्र का पहला दरोगा जी। और उससे पहले एक बार जब पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, तब एक बार लिखा था कि डकैतों के गांव से पुलिस में सिलेक्शन। डकैतों के गांव से पुलिस में सिलेक्शन, बड़ा मोमेंट होता है जब किसी बच्चे का नाम अखबारों में आता है। जी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट के आने के बाद, आजकल इंटरनेट चल रहा है, तो रिजल्ट के आने के कुछ ही मिनटों में सभी के फोन आने लगते हैं, और खासकर उन लोगों के जिनको उम्मीद होती है कि इनका हो गया होगा। अच्छा। हाँ, वो लोग, कई लोग तो मैंने देखा है कि मेरा रोल नंबर वगैरह पहले से लेके रखते हैं कहीं ना कहीं से, और वो सीधा सर्च करके सीधा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं और पूछते कुछ नहीं है कि रिजल्ट आया। हाँ, रिजल्ट आ गया आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन दरोगा जी। ऐसे बोला कई लोगों ने, जिनके पास पहले से ले रखा था, कहीं ना कहीं से पहुंच गया था। तो ये सबसे अच्छा होता है। और बार बार लोग फोन करके पूछते हैं, जिनको नहीं पता चला वो पूछते हैं कि हुआ कि नहीं, और पूछते वही है जिनको भरोसा है 90% कि हो जाएगा। हाँ, तो ये अच्छा लगता है सबसे। कैरियरविल से पहली बार कब जुड़े? कैरियरविल से और कैसे पता चला कैरियरविल का? जी, कैरियरविल से मैं जुड़ा था 2021 में, लास्ट में करीब सितंबर या अक्टूबर के महीने में। उससे पहले मैंने कुछ दिनों तक अपने होम टाउन में ऑफलाइन कोचिंग की थी। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह होने लगा तो कोचिंगें थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गई ऑफलाइन वाली। उस समय फिर मैंने ऑनलाइन में मैं भरोसा नहीं रखता था, लेकिन एक मित्र हैं, सीनियर हैं, यूपीएसआई में पिछले वाले बैच में हैं, तो वो क्या कैरियरविल से पढ़ते थे और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। दरोगा में नौकरी कर रहे थे और पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऑनलाइन पढ़ा करो तुम भी, इससे ऑफलाइन वाली कोचिंग में भरोसा नहीं रखने लायक है। तो मुझे ऑनलाइन में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, मतलब मन से ही देखा नहीं था, लेकिन मन से ही लगता था कि ऑनलाइन में मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पढ़ते थे अच्छे से, करीब 16-17 घंटे पढ़ते थे छुट्टी लेके आए हुए। मेंस उनका हो गया था, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे और कैरियरविल से पढ़ रहे थे ये मैथ रीजनिंग सीसेट की तैयारी। तो उसमें जो है वो क्या कर रहे थे कि पढ़ते थे, तो कैरियरविल के जो टीचर हैं उनको मोबाइल खोल के रख लेते थे और मैं उनके पास बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आज पढ़ाते हैं तुम्हें, हम लोग दोनों लोग साथ में पढ़ेंगे। तो उनके साथ जब मैंने देखा कि मैंने कहा चलो ये टॉपिक लगा दीजिए, तो फिर वो वीडियो खोल लिया और हम दोनों लोग कॉपी पे सॉल्व करने लगे। तो वहां से मुझे मजा आया पढ़ने में। ऑनलाइन में भी? हाँ, कि ऑनलाइन भी अच्छी चीज है। हाँ, मतलब मुझे पहली बार लगा कि ऑनलाइन में कुछ अच्छा हो सकता है और कुछ अच्छा कंटेंट मिल सकता है। आगे यूट्यूब वगैरह पे देखता रहता था तो इतना मजा नहीं आता था। यूट्यूब पे क्या मार्केटिंग ज्यादा है, यूट्यूब पे जो भी पढ़ाते हैं वो ग्राहक ज्यादा ढूंढते हैं, बच्चा कम। बस और वो पॉपुलैरिटी चाहते हैं, पॉपुलर। हाँ, तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने वहां पे पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ऑनलाइन में अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो कैरियरविल का नाम पहले भी सुना था लेकिन मन नहीं किया, गए नहीं थे कभी उस ऑनलाइन। जब उन्होंने दिखा दिया मुझे क्लासेस चला के, तो मुझे लगा कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बैच ना हो तो मेरे बैच से पढ़ लो कुछ दिनों तक, फिर ले लेना। तो मैंने फिर बैच कुछ दिनों बाद ले लिया, 7-8 दिन उनके यहाँ पढ़े, क्लासेस और भी देखी। उसके बाद मैंने बैच ले लिया, पहला बैच लेके। और उस टाइम में कोचिंग भी अव्यवस्थित चल रही थी तो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था कुछ। तो मैंने बैच लिया, पहला बैच लेने के बाद पहले ही दिन से, फर्स्ट क्लास से ही बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, और लगा कि मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे चाहिए था वही मिल गया। कंटेंट और पढ़ाने का तरीका, मतलब जो कैरियरविल के टीचर हैं वो, मैं एक लाइन में अगर कहूँ सभी टीचरों के लिए, तो वो ये है कि कैरियरविल के टीचर बाकी टीचरों से इसलिए अलग हैं कि वो अपनी चीज को, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को कम समय में डिलीवर करते हैं बच्चों तक, बस। और क्लास में से पढ़ाने का काम रहता है। जी हाँ, फालतू इधर उधर की कोई चीज नहीं करता। हाँ, थैंक यू यार इस चीज के लिए। जी। आखिरी में आप बच्चों को कुछ बताना चाहें अपनी पूरी जर्नी से, कुछ बच्चों को मोटिवेट करना चाहें, कुछ सलाह देना चाहें, तो अब ये मंच आपका। जी, उसमें सलाह के लिए मेरे पास बस यही है कि जो पढ़ाई करें वो कंसिस्टेंसी के साथ में करें। और मतलब ये नहीं है कि अपना स्टडी आवर बढ़ा रहे हैं बस, 12 घंटे 15 घंटे मैंने आज पढ़ाई कर ली और उसके बाद में 2 दिन की, उसके बाद में तीसरे दिन 4 घंटे कर ली। तो एक तो ये तरीका होता है, एक तो ये होता है कि लगातार 12-18 घंटे कर रहे हैं तैयारी, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो 12-15 घंटे पढ़ने की बजाय अपने आप को 4 या 5 घंटे में कम समय में ज्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। और वो भी तब तक पढ़िए जब तक मन आपका बिल्कुल शांत है और चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार है। तैयार है। जबरदस्ती नहीं, प्रेशर के साथ जो पढ़ते हैं
वो फिर पढ़ते ही रह जाते हैं। मैंने देखा है पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। सिलेक्शन नहीं हो जी थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशील आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यार, शुक्रिया। थैंक यू।